हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, भारत की राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हमारा ये टॉपिक कौन सा है? भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और ये इसका पार्ट 2 है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने आर्टिकल्स 4, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आर्टिकल पढ़े थे, जो कि इन्हीं भारतीय संघ और इनके राज्य क्षेत्रों से संबंधित थे। यानी कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनकी स्थापना कैसे हुई और कैसे इन राज्यों में किन किन राज्यों के पार्ट्स को मिलाकर के राज्य का गठन किया गया और राज्य का गठन कब किया गया, उनका स्थापना वर्ष क्या है, तो ये सब इसमें है। और इसमें ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेट में जो एग्ज़ाम में ये टॉपिक जो है जनरल अवेयरनेस में डाला गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है वो पेट ही क्या, इसमें जो आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एनवीएस हो, टीजीटी का, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा जो टेट आता है, सुपर टेट आता है ना, तो इन सब में भी ये इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखिए, अगर उसमें ये टॉपिक है तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप थंबनेल पर मत जाया करिए कि इसमें कितना लिखा है, आप टॉपिक दिखा करिए कि वो टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो और हम लोग ये जो पेट है, पेट के बाद जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेंस एग्ज़ाम, हम लोग उसके एक हिसाब से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको अगर इस चैनल से डीप स्टडी करनी है, मेंस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो फुल वॉच करके देखा करिए, है ना, पूरा आप देखा करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं। अब इसमें जो है क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव होता है, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। जब क्या होता है कि आज़ादी के समय, यानी कि भारत को आज़ाद कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो उस समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां हुआ करती थी। और वो 2 श्रेणियां कौन सी थी? ब्रिटिश प्रांत होते थे और देसी रियासतें होती थी। ये जो ब्रिटिश प्रोविंस होते थे, इसमें जो है ब्रिटिश प्रोविंस मतलब यहाँ पर भी देसी रियासतें थीं, यानी कि राजा महाराजाओं का शासन था। लेकिन ब्रिटिश संसद के द्वारा इन राजाओं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नाम से सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मेन काम किसका होता है उसके पीछे? तो प्रधानमंत्री का होता है। तो वैसे ही प्रधानमंत्री का यहाँ काम कौन कर रहा था? तो ब्रिटिश प्रांत कर रहे थे। और राष्ट्रपति के रूप में काम कौन कर रहा था? तो यहाँ के जो राजा महाराजा थे, इसलिए, है ना, तो राजा महाराजा कर रहे थे। अब राजा महाराजाओं को अगर हटा दिया जाता तो यहाँ की जनता एकदम भड़क जाती है ना। तो इसलिए अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और राजा महाराजाओं को गद्दी पर बिठाया। लेकिन शासन जो है वो उनका खुद का होता था, क्योंकि ब्रिटिश में तो आज भी राजा महाराजाओं का ही शासन होता है। तो बिल्कुल वो सारा शासन ये यहाँ पे भारत में करते थे। ठीक, अब इसके अलावा ये जो देसी रियासतें थीं, कुछ देसी रियासतें ऐसी थीं, यानी ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो उत्तर भारत का जो एरिया था वो ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर आता था। लेकिन जो दक्षिण भारत का एरिया था, यहाँ पर ज़्यादातर देसी रियासतें थीं, यानी कि यहाँ पर आज भी जो भारत के राजा थे और जो भी इनका शासन था, तो ये लोग शासन करते थे, लेकिन इस पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण नहीं था। और ये जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन देसी रियासतें थीं, इस पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण होता था। तो ये 2 प्रोविंस के रूप में चलती रहती हैं। इसके बाद क्या होता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, और वो आता है 1947 में। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस अधिनियम में। ये अधिनियम के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप चैप्टर 1 जो है वो इंडियन पॉलिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत बुक के अकॉर्डिंग ही हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और अगर आपको पॉलिटी अच्छे से पढ़नी है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक की भी, है ना, तो अगर पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़नी है तो आप एम लक्ष्मीकांत बुक को प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, इसमें जो है वो क्या होता है, इस अधिनियम के तहत मेन ये चीज़ आती है कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत आज़ाद होगा। ये डेट जो है वो इसी इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखी होती है। फिर भारत और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन राष्ट्रों का उदय होता है। फिर क्या होता है कि इसी में ये लिखा होता है कि संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही है ना, संविधान सभा 1946 में गठित की गई थी, 1946 में। तो ये जो संविधान का निर्माण कर रही है, तो जब तक ये संविधान को लागू ना कर दे बना करके, क्योंकि संविधान सभा संविधान निर्माण करने का काम कर रही थी, तो जब तक संविधान का निर्माण करके उसे लागू ना करते, तब तक भारत का शासन है वो कैसे चलेगा? अब अंग्रेज तो भारत से जा चुके थे, तो वो शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलेगा। और ये भी इसी इंडिपेंडेंट एक्ट में लिखा था।
लेकिन संविधान सभा चाहती तो इस इंडिपेंडेंस एक्ट को रद्द कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस समय कोई ऑप्शन नहीं था और लोग जो है वो ब्रिटिश रूल के आदी हो चुके थे। ठीक है, तो उन लोगों को संभाल कर रखने के लिए, ताकि शासन भी चलता रहे और काम भी होता रहे, इसलिए उसने इस एक्ट को ख़त्म नहीं किया। ठीक, अब ये जो दोनों राष्ट्रों का उदय होता है, डोमिनियन राष्ट्रों का, तो इसमें जो है इसके बाद क्या होता है कि 552 देसी रियासतें थी उस समय, है ना। 552 देसी रियासतों में इसमें ब्रिटिश प्रोविंस के राष्ट्र भी आते थे और प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासतें भी आती थी। तो इनमें से 549 जो रियासतें थी, इन्होंने भारत की भौगोलिक सीमा में शामिल हो गई, यानी कि इन्होंने शामिल होना विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारत में शामिल हो गई। लेकिन कुछ ऐसी देसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। तो वो कौन थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी देसी रियासतें थीं जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। तो ये 3 का नाम आता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, हैदराबाद को, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस राज्य को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत के राज्य में शामिल किया गया, या फिर किस राज्य को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय किया गया। तो ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, और जा से जूनागढ़ और जा से जनमत संग्रह, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया। और इसके बाद जो कश्मीर होता है, तो कश्मीर पर जो है वो जब पाकिस्तान आक्रमण कर देता है, तो कश्मीर के जो राजा होते हैं हरि सिंह होते हैं, तो इनके द्वारा ये चिंता व्यक्त की जाती है कि कश्मीर की सुरक्षा खतरे में है। तो ये भारत के पास जो है वो ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी देते हैं, क्योंकि वो भारत से हेल्प मांग रहे होते हैं। और भारत सरकार ये कहती है कि अगर जब तक आप भारत में शामिल नहीं हो जाते, आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो कश्मीर भी इसमें शामिल हो जाता है। और ये कब शामिल होता है? तो 26 अक्टूबर 1949 को भारत में शामिल हो जाता है। लेकिन ये जो कश्मीर होता है, ये कश्मीर भारत के शासन से अलग ही शासन करता है हमेशा। ठीक है, तो ये 370 की धारा आप जानते हैं, 370 का अनुच्छेद है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। और कैसे क्या होता है इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। फिर क्या होता है कि ये जो देसी रियासतें होती हैं, है ना, इनको भारत में शामिल तो कर लिया जाता है, लेकिन समय जब धीरे धीरे बदलता है, तो दक्षिण भारत का जो राज्य होता है, यानी ये दक्षिण भारत का एरिया है, इंडिया का नीचे वाला पार्ट, ठीक, तो जो तटीय एरिया होता है और 3 तरफ से जल से घिरा, है ना, तो ये जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि दक्षिण भारत के जो राज्य होते हैं, इनके द्वारा ये मांग उठने लगती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो कुछ समितियां होती हैं जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मंजूरी देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। तो समय समय पर समितियां आती हैं और वो अपनी क्या बात कहती हैं, तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें जो है वो क्या है कि सबसे पहला आता है धर आयोग। ये धर आयोग जो है वो 1948 में आता है। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की और अपनी रिपोर्ट यानी कि ये जो धर आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो दिसंबर 1948 में पेश की। और ये आयोग जो था, इसने सिफारिश की कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। यानी अगर आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहते हैं तो उसे प्रेफरेंस ना दिया जाए। अगर आप प्रशासनिक कोई सुधार करना चाहते हैं और उस आधार पर भारत के राज्य का गठन करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप राज्य का गठन कर सकते हैं। तो धर आयोग ने इस चीज़ को मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। अब फिर क्या हुआ है, लोगों में जब धर आयोग के द्वारा, इस समिति के द्वारा मना कर दिया जाता है, तो लोगों में असंतोष फैल जाता है। तो उसके बाद आती है जेवीपी समिति, ये 1948 में आती है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो ये क्वेश्चन आता है कि जेवीपी समिति में कौन कौन शामिल होता है। तो इसमें शामिल होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया, और इन्हीं को मिला करके ये जेवीपी समिति के रूप में इसे जाना जाता है।
ये जो जेवीपी समिति होती है ये अपनी रिपोर्ट देती है 1949 में देती है, 48 में आती है और एक साल बाद अपनी ये रिपोर्ट देती है लगभग, है ना। तो इसने अपनी रिपोर्ट में इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता, इसने मना कर दिया। लेकिन जब लोगों में जो असंतोष है वो बढ़ता जा रहा था तो जेवीपी समिति को जो है वो इस चीज़ के लिए बाध्य होना पड़ा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए, और इसी के आधार पर जो है वो होता है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। और ये आंध्र प्रदेश जो है वो अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मंजूर होना पड़ा था, है ना, मजबूरी थी उनकी। इसमें आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कैसे होता है, तो जब मद्रास यानी आज का तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो मद्रास में आता था, तो तेलुगु भाषी क्षेत्रों को यानी तमिलनाडु में और मद्रास में, यानी और, है ना, ये बोल रहे हैं, और मद्रास में अगर तेलुगु भाषी क्षेत्र जो तेलुगु भाषा बोलता था उसे अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। फिर क्या होता है कि जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है तो लोगों की मांग और बढ़ने लगती है। फिर क्या होता है कि फजल अली आयोग आता है और बहुत सारे राज्य ये डिमांड करने लगते हैं कि उनके राज्य का गठन भी भाषा के आधार पर होना चाहिए, है ना। तो इस आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसको गठित किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो किस समिति के आधार पर किया गया था, तो ये फजल अली आयोग की समिति के तहत किया गया था, है ना। और दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ था। ये डेट भी पूछ लेते हैं जब जोड़े मिलाओ में आता है, जिसे मैचिंग वर्ड आता है ना, तो इसमें जो है वो 2 अन्य सदस्य थे। अब यानी ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित होता है इसमें मेन 3 सदस्य होते हैं, एक फजल अली होते हैं, 2 और कौन से होते हैं, तो KM पडिक्कर और HN कुंजरू जो है, ये इनको मिलाकर के ये फजल अली आयोग बना होता है। लेकिन ये जो आता है तो इसमें भी ये कहा जाता है इसके द्वारा कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सॉरी ये गलत बोल दिया, यहाँ पे देखते हैं आगे। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1955 में दी और इस बात से व्यापक रूप से इसे स्वीकार किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इसने एक्सेप्टेंस दी, है ना, कि इसने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। फिर क्या होता है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956, है ना, और इसके अलावा संविधान का जो सातवां संविधान संशोधन होता है वो भी 1956 में होता है। तो इनके द्वारा कुछ राज्यों को मिलाया जाता है ना, ये जो संशोधन होता है राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, तो इसमें जो है कुछ राज्यों को मिलाया जाता है दूसरे राज्य में, और दूसरे राज्य और जो मिला दिए जाते हैं तो दूसरा राज्य जो नहीं है अब हटा दिया गया है तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है ना। कुछ राज्यों को बनाया जाता है, कुछ राज्यों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इनसे जो है वो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य बनकर के सामने आते हैं, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो बनकर के सामने आते हैं। फिर क्या होता है कि 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य और संघ शासित प्रदेश, अभी तक तो 1956 के पहले की बात हो रही थी, यानी कि 1956 तक। इसके बाद अब 1956 के बाद भी जो राज्य गठित होते हैं उनका मेन आधार क्या होता है कि देखिए, भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते, भाषा तो थी ही, सांस्कृतिक एकरूपता मतलब बहुत सारे जो राज्य थे वहाँ की कल्चर जो था, उनका रहन सहन था वो एक जैसा था, है ना। तो जहाँ का एक जैसा कल्चर होता था उन्होंने ये डिमांड की कि हमारा कल्चर ऐसा है तो आप इसके आधार पर हम लोगों को मतलब एक साथ कर दीजिए और हमारा एक राज्य बना दीजिए। यानी कि अगर तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, वहाँ का कल्चर अलग है तो भाषा के आधार पर अलग, अगर कल्चर है तो कल्चर के आधार पर अलग। तो आप सोचिए कि इतनी सारी भाषाएं थी, और भारत को कहा जाता है ना कि विविधता में भी एकता है ना।
तो विविधता तो है लेकिन इस एकता को भी बरकरार रखना है, तो इसलिए जो है वो इस आयोग के द्वारा जो है क्या किया जाता है, अन्य राज्यों के निर्माण की ये जो 1956 का अधिनियम आता है, इन लोगों के निर्माण, ये जो राज्यों के निर्माण की मांग होती है, इसमें क्या होता है कि केरल राज्य का गठन किया जाता है इसके तहत। और ये तो केरल राज्य के गठन से पहले ये जो आयोग आता है, हाँ ठीक है, केरल राज्य के गठन के बारे में देखते हैं। इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो होता है, कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोडे को मिलाकर के एक नया राज्य बनाया जाता है, और वो कौन सा राज्य होता है, केरल राज्य। तो ऐसे ही अब राज्यों के गठन के बारे में हम लोग जानते चलेंगे। इसमें जो है वो फिर मध्य प्रदेश राज्य होता है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कैसे किया जाता है, इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सबसे पहले बात जो हैदराबाद राज्य होता है, पहले हैदराबाद अलग राज्य हुआ करता था, तो यहाँ का जो तेलुगु भाषी क्षेत्र होता है इसे आंध्र प्रदेश में मिला दिया जाता है ना, इसे आंध्र प्रदेश में मिला दिया जाता है। उसके बाद और क्या होता है कि मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इनको मिला करके मध्य प्रदेश राज्य का गठन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है कि महाराष्ट्र और गुजरात की बारी आती है। तो इनमें क्या होता है कि 1960 में द्विभाषी राज्य जो होता है बम्बई पहले बोला जाता था, और ये जो बम्बई होता था ये अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी हुआ करता था, है ना, प्रेसिडेंसी। अब ये जो प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की वो कितनी थी, वो 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। एक कोलकाता होती थी, है ना, कलकत्ता जिसे बोलते थे, कोलकाता, और इसके अलावा मद्रास थी, मद्रास मतलब तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु, और इसके अलावा ये बम्बई हुआ करती थी। अब बम्बई में जो मराठी भाषा के लोग जो बम्बई में मराठी भाषा बोलते थे, इनको मिलाकर के महाराष्ट्र का गठन कर दिया गया, और जो लोग गुजराती बोलते थे उससे गुजरात राज्य का गठन हो गया, और भारतीय संघ का ये 15वां राज्य बनता है। कौन सा, गुजरात, ठीक है। इसके बाद होता है दादरा और नगर हवेली आती है। तो 1954 में ये जो दोनों ये जो दोनों थे, दादरा और नगर हवेली, तो ये पुर्तगाली शासन से इन्हें आज़ादी मिलती है, और 1961 से लेकर के 1987 तक दमन दीव और गोवा केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा था। दमन दीव जो था वो गोवा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ये तीनों एक हिस्से में थे, लेकिन मतलब एक साथ में थे लगभग। तो 1987 में जब गोवा राज्य बनता है, 1987 में गोवा को एक राज्य बना दिया जाता है, तो बसते हैं दमन और दीव, तो इन्हें अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं गोवा के बारे में। संघ शासित प्रदेश जो गोवा होता है और दमन दीव, ये गोवा से पृथक करके अलग राज्य बनाया जाता है। अब ये जो गोवा राज्य बनता है, इसके पहले की कहानी ये होती है कि जो तीनों क्षेत्र होते हैं, कौन से, दमन दीव और ये गोवा, इनको जो है भारतीय शासन में जो ये पुर्तगालियों के नियंत्रण में होता था ना, तो इन्हें भारतीय शासन में शामिल किया जाता है। कैसे, 12वां संविधान संशोधन होता है, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में भारतीय संविधान में शामिल कर लिया जाता है, और इसी तरह 25वें राज्य के रूप में जो है वो गोवा राज्य का उदय होता है। वैसे गोवा सब बाद में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ गोवा की जिक्र आया था इसलिए गोवा को इसी में कर दिया, ठीक है। और इसमें जो है वो भारतीय शासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है कि भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना के द्वारा गोवा में ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, और इसी ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया जाता है, और गोवा भारत के राज्य के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। फिर 30 मई 1987 में इस क्षेत्र को विभाजित किया गया और गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। तो गोवा पूर्ण राज्य कब बनता है, 30 मई 1987 को, और दमन दीव जो है वो केंद्र शासित प्रदेश इसी डेट को बनते हैं, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और गोवा को राज्य का दर्जा मिलता है। फिर आता है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का एकीकरण। अब देखिए, अब हम लोग सारी चीज़ों को आज के डेटा के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, तो उसको भी देखते चलेंगे कि अब केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के साथ मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन दीव जो है वो बना दिया गया। यानी क्या बोलते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अब, जिसे बोलते हैं दादरा नगर हवेली और दमन दीव बोलते हैं। और 26 जनवरी 1920 को ये अस्तित्व में आए हैं,
ठीक है। इसके बाद आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया था, यानी कि फ्रांस के नियंत्रण में था। पुडुचेरी के 4 जिले हैं, कराईकल, माहे, यनम और खुद पुडुचेरी। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं। अब इसमें जो है इस तरह से 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फ्रांस जो है इसने भारत के सुपुर्द कर दिया था, लेकिन 1954 से 62 तक जो है यहाँ प्रशासन का जो क्षेत्र है अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चल रहा था, यानी कि भारत ने इसे एक्वायर्ड किया और उसी के अकॉर्डिंग चल रहा था। फिर क्या होता है कि इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संघ शासित प्रदेश बना दिया जाता है। 14वां संविधान संशोधन होता है। फिर क्या होता है, सितंबर 2006 में पौंडीचेरी, पहले क्या बोला जाता था इसे, पौंडीचेरी, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, पुडुचेरी। यहाँ पे देख सकते हैं पौंडीचेरी और फिर ये पुडुचेरी कर दिया जाता है। जिस पुडुचेरी का स्थानीय जो है वो तमिल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, नया गांव होता है। चलिए आगे आते हैं, नागालैंड के बारे में देखते हैं। अब नागालैंड जो है वो 1 दिसंबर 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन कर दिया जाता है। नागालैंड जो है वो भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा के रूप में 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। जब इसे 16वें राज्य का दर्जा दिया जाना था तो ये उसके पहले जो है वो 1961 तक जो था वो असम के राज्यपाल के नियंत्रण में था। ठीक है, और आगे आते हैं, यहाँ पे आता है हरियाणा। हाँ ठीक है, हरियाणा। अब हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। 1966 में क्या होता है कि पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य जो है हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया जाता है। पंजाब राज्य से ही हरियाणा और चंडीगढ़ जो है इसका गठन होता है। जो शाह आयोग आता है 1966 का, तो इसी की सिफारिश पर जो पंजाबी भाषा के यानी कि जो पंजाबी भाषा बोलते थे उनको मिलाकर के पंजाब राज्य का गठन कर दिया जाता है, और जो हिंदी भाषा बोलते थे उससे हरियाणा क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। तो ऐसे बनता है। फिर क्या होता है, हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश जो है वो हरियाणा राज्य से अलग पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के रूप में जो है वो स्थापित कर दिया गया। आप जानते हैं कि हरियाणा जो जम्मू कश्मीर के दक्षिण में आता है ना, हरियाणा, हिमाचल यानी कि हरियाणा जो दक्षिण में आता है इसके पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, तो हरियाणा राज्य का है जो पहाड़ी इलाका होता है उसे अलग कर दिया जाता है और हिमाचल प्रदेश बन जाता है। और 1931 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया जाता है, और ये भारतीय संघ का बनता है 18वां राज्य। फिर आगे चलते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में जानते हैं। 21 जनवरी 1972 में 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से, मणिपुर और त्रिपुरा, पहले ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, और एक उपराज्य होता था मेघालय। तो मेघालय उपराज्य किसका था, आसाम का था, क्योंकि आसाम के एक उपराज्य के रूप में ये मेघालय स्थापित था, और यहाँ पर इसकी भी मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। फिर क्या होता है कि 22वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1969 का, और इसमें मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बना दिया जाता है। 22वें संविधान संशोधन के तहत बनाया जाता है। फिर क्या होता है कि मणिपुर जो है वो 19वें राज्य के रूप में, त्रिपुरा 20वें और मेघालय 21वें राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। इसके अलावा 2 संघ शासित प्रदेश कौन से बनते हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनका भी अस्तित्व होता है, लेकिन इसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम जो है वो 1974 में क्या होता है, सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए अपनी इच्छा जताई। तब भारतीय संसद द्वारा 35वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। और ये जो अधिनियम है इसके तहत 1900 अधिनियम आया था। उसके बाद 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ था। यहाँ पे जो है चोंग्याल जो शासन था, यहाँ के लोग इससे परेशान हो गए थे, तो यहाँ जनमत संग्रह करा करके भारत में विलय करने के लिए ये इन्होंने आगे बढ़े थे। तो इसी के तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा मिल जाता है। फिर क्या होता है कि इसी के तहत 36वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है
1975। और इसका ये जब प्रभावी होता है तो 16 मई 1975 को भारतीय संघ का 22वां राज्य बनता है। कौन सा? सिक्किम बनता है 22वां राज्य, और 16 मई 1975 को स्थापित होता है। फिर आता है मिजोरम। मिजोरम जो है वो 1987 में भारतीय संघ में नए राज्य जो है वो जोड़े जाते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जो मिजोरम होता है वो 23वें राज्य के रूप में, और ये अरुणाचल प्रदेश 24वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। फिर क्या होता है, 1986 में एक समझौता होता है, और ये समझौता जो है इंडियन गवर्नमेंट होती है, और इसके अलावा मिजो नेशनल फ्रंट होता है, मिजो नेशनल फ्रंट, इसके द्वारा ये साइन किया जाता है और मिजोरम को पूर्ण राज्य दर्जे के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। फिर बनता है अरुणाचल प्रदेश। 1975 तक इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नीफा के रूप में जाना जाता था। और ये जो नीफा होता था, ये क्या होता था कि ब्रिटिश भारत में, और इसके अलावा जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब भी, तो ये भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो स्वतंत्र होने के बाद 1947 से लेकर के 1972 तक ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी कि प्रशासनिक विभाग की तरह जो नीफा था वो काम करता था। और नीफा किसे बोला जाता था? अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता था। फिर 20 जनवरी 1972 को ये केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। नीफा पहले होता है, फिर 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रख दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय संविधान में 55वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1986 में होता है। 55वां संविधान संशोधन कब होता है? 1986 में, और इसी के माध्यम से 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का ये 24वां राज्य बनता है। कौन? अरुणाचल प्रदेश। फिर क्या होता है? छत्तीसगढ़ आता है। इसका गठन जो है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था, और यह भारत का 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर के बना था? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, और मध्य प्रदेश के पार्ट को अलग करके ही ये छत्तीसगढ़ बना था। फिर झारखंड आता है। 5 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड राज्य का सृजन किया जाता है। यानी कि 5 नवंबर 2000 को तो बनता है, लेकिन किससे अलग होकर के? बिहार से। देखिए मैं स्पीड पे इसलिए चलते जा रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, वैसे भी लंबा हुआ जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का गठन जो है वो 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में इसका गठित किया गया था। अब वर्तमान में जो है वो क्या था? उत्तराखंड राज्य पहले ये किस में आता था? आगरा अवध क्षेत्र, है ना। और इसके अलावा ये जो उत्तराखंड है, इन सब को मिलाकर के क्या बनता था? संयुक्त प्रांत होता था। और ये जो संयुक्त प्रांत है इसका अस्तित्व कब आया था? तो 1902 में आया था। और यही संयुक्त प्रांत जिसे उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तर प्रदेश बोलते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, तो संयुक्त प्रांत है। और फिर क्या होता है कि ये 1902 में अस्तित्व में आया हुआ था। उसके बाद में 1935 में इनसे संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। यानी कि पहले क्या होता था? उत्तराखंड, आगरा और अवध के क्षेत्र को मिलाते हुए संयुक्त प्रांत बोला जाता था। बाद में इसे 1935 में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को ये जो संयुक्त प्रांत होता है ये उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश इसका नाम रख दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के रूप में ये स्थापित हो जाता है। और ये जो उत्तराखंड है ये 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के ही बनाया जाता है उत्तराखंड। फिर आता है तेलंगाना। तेलंगाना जो है, अब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो 2014 आया हुआ था, तो आंध्र प्रदेश को अलग राज्य में बांट देता है। पहले आपने क्या देखा था कि आंध्र प्रदेश जो है वो तेलंगाना से निकला था। बाद में हैदराबाद का कुछ पार्ट जो है, यानी कि तेलुगु भाषी जो क्षेत्र होता है वो आंध्र प्रदेश में मिला दिया जाता है। और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश जो है इसको भी अलग करके क्या होता है? तेलंगाना बनता है। और ये सारे अपडेटेड डेटा है, यानी कि अभी आप जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे ना तो 2022 तक पूरी डिटेल आपको मिलेगी इसमें, ठीक है। तो इसका गठन कर दिया जाता है। फिर 2014 में जो तेलंगाना राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काट कर भारत के 20वें राज्य के रूप में से स्थापित कर दिया जाता है।
ठीक है। ये जो आपको सिक्वेंसिंग दिख रही है ना, जब अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जियोग्राफिकली आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी, तो इसमें मैं ये जो डेट हैं किस राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये मैं उसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ ये समझते चलिए कि किससे कौन सा राज्य निकला हुआ है और कैसे बना है। ठीक है, एक स्टोरी आपके माइंड में सेटअप रहेगी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बारी आती है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो अनुच्छेद 370 जो होता है, 370, ये भारतीय संविधान के इसमें जो ये अनुच्छेद 370 है, ये भारतीय संविधान में कब शामिल किया जाता है, तो 17 अक्टूबर 1949 को ये भारतीय संविधान में शामिल कर दिया जाता है। और इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर जो है उसे ये परमिशन मिल जाती है कि वो अपना संविधान अलग बना सकती है, यानी वो अपना अलग संविधान बना करके अपना शासन कर सकती है। फिर क्या होता है कि नवंबर 1956 में जो है जम्मू कश्मीर जो है उसे वो अलग संविधान अपना बना लेता है। कब बनाता है, तो नवंबर 1956 में बना लेता है। उसके बाद क्या होता है कि 26 जनवरी डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1957 को क्या होता है, जम्मू कश्मीर राज्य में जो है ये जो संविधान है ये लागू हो जाता है। फिर क्या होता है कि 1970 का ये जो अनुच्छेद होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जोड़ा क्यों गया था, क्योंकि यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इस संविधान में जोड़ा क्यों गया था। वो इसलिए जोड़ा गया था कि जो कश्मीर था, है ना, जो जम्मू कश्मीर था, तो केंद्र सरकार जो है इस पर कुछ नियंत्रण अपना स्थापित कर सके, और इसीलिए ये जोड़ा गया था। और ये जो संविधान अपना बना सकती थी और अपना शासन पे चला सकती थी, लेकिन सिर्फ 3 मामलों को छोड़कर। और वो 3 मामले कैसे क्या थे, यहाँ पे देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है ये आर्टिकल, लेकिन इसके तहत भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्र में, कौन कौन से क्षेत्र थे, रक्षा, विदेश मामले और संचार, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इस क्षेत्र में जो है वो भारतीय संसद कश्मीर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती थी, है ना, मतलब करती, इस पर इनको छोड़ करके। और सारे काम तो जम्मू कश्मीर अपने हिसाब से करेगा, लेकिन इन सारे क्षेत्रों पर ये जो सारे क्षेत्र हैं इनकी बारी आएगी तो भारतीय संसद का ही अधिकार होगा कि वो क्या फैसला लेती है, और जम्मू कश्मीर को मानना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसीलिए। अब इसमें क्या होता है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आता है 2019 का, अभी का। तो इस अधिनियम ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया। और 2019 में संविधान जो है वो संविधान के आदेश 2019 यानी कि जम्मू और कश्मीर के लिए जो आवेदन किया हुआ था, इसके रूप में ये राष्ट्रपति के आदेश से इसे विशेष दर्जा जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि 370 के तहत जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला था, ये 2019 का जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आता है इसके तहत समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो मिला हुआ था उससे समाप्त कर दिया जाता है। आर्टिकल 370 का अनुच्छेद जो है वो समाप्त कर दिया जाता है, 370 का अनुच्छेद जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए समाप्त हो जाता है, लेकिन संविधान में ये आज भी लिखित रूप में है, इसे ख़त्म नहीं किया गया है अभी। ठीक है, तो इस तरह से बनता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर जो है वो ये कब बनता है, केंद्र शासित प्रदेश बनता है, तो 5 अगस्त 2019 को जो है वो जम्मू कश्मीर ये बनता है। और इसके अलावा जो लद्दाख होता है वो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह बन जाते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो और हमारा समझाना समझ में आया हो तो प्लीज़ सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे लगे कि मैं आपको कितना समझा पाती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सारी चीज़ों को मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं और आपकी मेंस प्रिपरेशन में कोई कमी ना हो, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।